नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और हम लोग ये चाय पर समीक्षा ऐसे समय में कर रहे हैं जब दिल्ली में चुनावी दंगल तो जारी है, लेकिन आज हम अपने चर्चा की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी के 2-3 बयानों से जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। पहला कि हम सरकार से लड़ रहे हैं, वो उनका हमेशा चलता रहता है। हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, आरएसएस से लड़ रहे हैं, इनकी विचारधारा से लड़ रहे हैं, लेकिन इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। जी। एक ये बयान आया उनका। उसके बाद एक और बयान उन्होंने बिहार में दे दिया कि बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना कराई थी वो फर्जी थी। लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह है कि जब वो जातीय जनगणना हुई थी तो उसके बाद राहुल गांधी कह रहे थे कि हमने बिहार में जातीय जनगणना करा दी, क्योंकि उस समय वो महागठबंधन में थे, उनके पार्टी के मंत्री थे नीतीश सरकार में। तो ऐसे में किस तरीके से राहुल गांधी के बयान को आप देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी की जो राजनीति है वो बस कुछ भी बोलो और विवाद खड़ा करो और चले जाओ वाली हो गई है। अगर हम पिछले कुछ उनकी या राजनीति लोगों ने गंभीरता से लेना ही बंद गंभीरता कर से लेना दिया है। छोड़ ही दिया है। और आप देखिए कि वो हर जगह जाति जनगणना की बात करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में कहा था, उन्होंने हरियाणा के चुनाव में कहा था, उन्होंने कर्नाटक। कर्नाटक में भी कहा था। कर्नाटक में जातीय जनगणना हो गई है, लेकिन रिपोर्ट उसकी सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल में ही उसको लेकर बहुत बताया जा रहा है कि विरोधाभास है उस रिपोर्ट को शायद लेकर। मुख्यमंत्री ही नहीं चाहते हैं। जी। और आप ये भी देखिए कि जो बिहार में जो हुआ था उस पे 500-600 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आखिर वो जो खर्चा हुआ था उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई। जो कुछ सामने जो तथ्य आए थे, जो आंकड़े आए थे, उस पर भी सवाल उठे थे। रिपोर्ट ठीक तरीके से नहीं पेश की गई थी। जो सर्वे करने का तरीका था, सर्वे के जो लोग कर रहे थे वो सब जगह तक नहीं पहुंचे थे। ऐसे कई नेताओं ने दावे भी किए थे कि बीजेपी के रविशंकर प्रसाद भी उनमें शामिल थे, जिन्होंने कहा था हमारे यहाँ तो कोई पूछने ही नहीं आया। तो ये जो सर्वे हुए थे जाति वाले और जिस तरीके के आंकड़े उस समय आए थे, नेताओं ने अपनी अपनी राजनीति चमकाई। जनता का जो पैसा, जो सरकारी खजाना है, जो उसमें से जो पैसा जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे लगना था, जिससे लोगों को असल में फ़ायदा होता, तो वो विभाजित करके कि इस तरीके की विभाजन की जो राजनीति है उसमें वो पैसा लगाया गया। और उस रिपोर्ट से क्या फ़ायदा हुआ बिहार ठंडे को? बस्ते में है। अब तो ठंडे नीतीश बस्ते कुमार में। खुद उसका नाम नहीं लेते हैं। जी। तो उस 500-600 करोड़ रुपए जो लगे, उससे बिहार को क्या लाभ हुआ, ये सवाल है। और जब बिहार को लाभ नहीं हुआ तो कोई भी राज्य सरकार कितना ही इसमें जाति जनगणना करा ले, उससे उस राज्य को क्या लाभ होगा, ये लेकिन सवाल राहुल है। गांधी और उनकी पार्टी ने उस समय ये जानते थे कि गलत काम हो रहा है, जी। फिर भी राहुल गांधी चुप थे। जी। और राहुल गांधी को ये आज भी फर्जी बताना बता चाहिए, रहे हो। राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए कि जब उनके पार्टी की जब केंद्र में सरकार हुआ करती थी, तब जो जनगणना हुई थी, तब जो उनके पास जो जातिगत आंकड़े थे, वो क्यों नहीं जारी किए गए? एक बार क्यों? कहा भी गया था कि आप नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। जी। आप नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। तो वो उस समय क्यों नहीं जारी किए थे, जो कांग्रेस की पूर्व की सरकारें थी? क्योंकि उनको पता था कि ये देश हित में नहीं होगा कि इस तरीके के आंकड़े सामने आए। आंकड़े सरकार को ज़रूर चाहिए होते हैं, ताकि वो जो सामाजिक तौर पर जो पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उनका किसी तरीके से उनको आगे लाया जाए, उनका सशक्तिकरण किया जाए। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, ये अगर आप सब चीज़ें जग ज़ाहिर करेंगे तो विभाजन हो सकता है, तनाव हो सकता है। तो तमाम चीज़ों को सरकार को ध्यान में रखना होता है। जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपके सुर कुछ और होते हैं, जब आप सत्ता में होते हैं तब आपके कुछ सुर कुछ और होते हैं। कर्नाटक की सरकार क्यों नहीं रख पा रही है, ये जो आंकड़ा है, ये जो रिपोर्ट है सामने, ये एक सवाल राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए। इंडियन स्टेट्स की बात तो उन्होंने जो की है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि, और ये हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं ये, लेकिन ये सार्वजनिक पटल पर है कि जब वो विदेश जाते हैं तो उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है जो कि भारत विरोधी अभियान चलाते हैं। और ऐसे कई नाम गिनाए जा सकते हैं उनकी विदेश यात्राओं के दौरान, जो ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात हुई, तस्वीरें सार्वजनिक पटल पर हैं कि राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिले। तो वो राहुल गांधी को क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या राहुल गांधी उनकी सलाह पर चलते हैं, ये एक सवाल हमेशा बीजेपी पूछती रहती है। असल में क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिलते हैं, उसके बाद, और राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं उसके ठीक बाद उनके मुंह से ऐसा कुछ ना कुछ निकल जाता है। ये कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा करेगा। राहुल गांधी नव वर्ष की छुट्टियां जहां भी बनाकर आए हों, बाहर ही बनाकर आए। बोल तो दीजिए सर, पूरी हाँ, दुनिया जानती शायद है सर। वियतनाम गए थे,
लेकिन वियतनाम ही गए थे या कहीं और भी गए थे ये हम नहीं जानते। हाँ। जो लोगों को पता है वियतनाम गए थे, वहाँ पर उनकी मुलाकात किन लोगों से हुई, कौन लोगों से वो जाकर मिले, उस दौरान क्या बातचीत हुई, क्या सिर्फ वो नए वर्ष के जश्न मनाने ही गए थे, क्या सिर्फ पार्टियाँ ही हुई या फिर कोई साजिश भी बनी, क्योंकि नए जो बजट सत्र है वो आने वाला है, तो क्या बजट सत्र से पहले जो इंडियन स्टेट्स का उन्होंने एक जो दांव खेला है, क्या बजट सत्र से ठीक पहले कुछ 30-31 जनवरी को क्या कुछ और दांव वो चलने वाले हैं, जैसा कि अगर उस पार्टी बिल्कुल। जो के नाम पर जो बैठकें हुई होंगी तो उस दौरान कोई योजना तो नहीं बनी। तो ये जो दिखाता है कि शायद ये कुछ जो भी योजनाएं बनती हैं उसमें से कुछ उनके मुंह से निकल जाता है, और ये जो निकल जाता है इस पर देखिए कांग्रेस को भी एक बयान जारी करना चाहिए। कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी रही है, देश पर उसने इतने वर्षों तक शासन किया है, उसकी पार्टी का कोई नेता भले ही वो शीर्ष नेता हो, अगर गलती करता है तो कांग्रेस को उससे पल्ला झाड़ना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ये एक गलती हो गई। इंडियन स्टेट, अब देखिए अब सारे के सारे कांग्रेस नेता उस बयान का सही सही ठहराने में सही लग गए। ठहराने में और किस तरीके से उनके बयान का मतलब ये था, ऐसा नहीं था, ये बताने में लगे हुए हैं। भैया आप गलती मान लीजिए, सॉरी बोल दीजिए, क्या हो जाएगा इसमें, आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन सॉरी आप क्योंकि राज परिवार से हैं तो आप सॉरी नहीं बोलेंगे। अब तो आप राजमहल इंडियन, भी बन हाँ गया। अब तो राजमहल भी बन गया, इंडियन स्टेट का आपने से लड़ने की बात आपने कह दी है। तो ये दिखा रहा है कि कहीं, और आपने जो राजमहल की बात कही है उसका भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब बीजेपी का जो अभी मुख्यालय है वो जब बना था उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उसका उद्घाटन किया था तो सभी कार्यकर्ताओं के बीच किया था। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये पूरी आज़ादी थी कि वो जिस भी कक्ष में चाहें जाकर देख सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। सब ने ऐसा किया भी, और वहाँ पर जो मिठाइयाँ बाँटी गईं, भोजन भी कराया गया था कार्यकर्ताओं के लिए, कि एक खुशी का अवसर था कि बीजेपी ने अपने दम पर एक अपना कार्यालय बनाया, जो कि बरसों से लंबित था, क्योंकि अटल जी ने ज़मीन दी थी जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उस दौर को बीते हुए काफ़ी समय हो गया था। लेकिन कांग्रेस का मुख्यालय बनता है, कांग्रेस का मुख्यालय बनता है, और एक वो ऐसा लगता है कि वो पारिवारिक आयोजन था, और उस पारिवारिक आयोजन में जो चारों तरफ से ऐसे पर्दे लगाए रखे थे कि मीडिया के कमरे अंदर नहीं झांक सकें, कार्यकर्ता अंदर नहीं झांक सके। जो 400 लोगों को जिनको निमंत्रण दिया गया था, जो नेता पार्टी के विभिन्न राज्यों के हैं, उनको बुलाया गया था, उनको ही संबोधित किया गया, उनको ही सारी चीज़ें दिखाई गई। और जो चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई बड़ा चैनल हो, चाहे कोई सोशल मीडिया चैनल हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी मीडिया चैनल को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। कांग्रेस का जो सोशल मीडिया है वही सारी जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, वो जारी कर रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये कह दिया, राहुल गांधी जी ने ये कह दिया, ये तस्वीरें उद्घाटन के समय की हैं, ये लोगों की आपस में बातचीत के दौरान की। तो इस सारी की सारी चीज़ें कांग्रेस का सोशल मीडिया से सारी फीड मिल रही थी। तो और जो बाहर जो कार्यकर्ता थे, क्योंकि सारा मीडिया बाहर था, हम भी बाहर थे, जो कार्यकर्ता थे जो विभिन्न राज्यों से आए हुए थे, भीषण ठंड के बावजूद सुबह सुबह आए हुए थे, वो यही कह रहे थे कि इतना बड़ा अवसर है, हमारा भी मन है कि हम इतनी दूर से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं कि अंदर जाकर देख सकें, लेकिन इजाज़त नहीं है। इतनी ठंड में किसी के लिए चाय तक की व्यवस्था नहीं थी कार्यकर्ताओं के लिए। कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ तक कहा कि आज इतना बड़ा दिन है, कम से कम पार्टी को एक लड्डू खिलाकर तो मुंह मीठा कराना चाहिए। तो ये दिखाता है कि एक जो कांग्रेस पार्टी है वो किस तरीके से एक जो भी इवेंट होता है उसको एक पारिवारिक आयोजन बनाकर ही चलती है। और आप कांग्रेस के कार्यालय को देखेंगे तो उसकी इसमें तारीफ करनी होगी कि जो उसकी वास्तुकला है वो देखने लायक है, लेकिन उसको एक महलनुमा रूप दिया गया है। शायद दिखाया गया है कि ये हमारा राजमहल है। आप भी पाश्चात्य जाएंगे। संस्कृति से प्रभावित है वो। जी वो बिल्कुल। डिजाइन इंडियन डिजाइन तो नहीं लगता जी, है। तो बिल्कुल, तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे नाम के अध्यक्ष हैं, लेकिन परिवार ही सब कुछ है वहाँ पर आज भी। सोनिया गांधी ने ही उसकी पूजा पाठ सबसे पहले की थी। जी, जी। खैर पूजा पाठ क्या हुआ था वो जी। खैर अब हम दिल्ली की ओर बढ़ते हैं सर। दिल्ली में चुनावी दंगल जबरदस्त तरीके से अब तेज होता दिखाई दे रहा है, और वादों का, ऐलानों का ये तो एक तरीके से बौछार है। हालांकि जनता किस पे भरोसा करे किस पे नहीं करेगी वो तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन सर अरविंद केजरीवाल, मीडिया का फोकस तो उन्हीं पे है। किस बात को लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास क्यों हिला हुआ है? जी।
देखिए, आत्मविश्वास इसलिए हिल गया है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। अब आप उनके अरविंद केजरीवाल के आप रोज़ाना के जो आजकल उनके संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो घूम फिर कर नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली कर रहे हैं। उनको अपनी जो बाकी जो सीटें हैं, उनकी चिंता नहीं है, उनको अपनी सीट की चिंता है कि भैया मैं ना हार जाऊँ कहीं। अगर उनको लगता है कि अगर वो हार गए, तो उनकी राजनीति कहीं खत्म ना हो जाए। या ये क्योंकि मैसेज ना चला जाए कि केजरीवाल हार रहे हैं। केजरीवाल हार रहे हैं। और दूसरा आप देखिए कि चाहे वो कह रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर पथराव करा दिया गया हो, वो भी नई दिल्ली। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो पैसे वोटर बांटे लिस्ट जा रहे हैं, है, साड़ी बांटे जा हाँ रहे हैं। वोटर लिस्ट है, उसमें से नाम कटवा दिए गए हैं, वो भी नई दिल्ली। और किसी क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं वो। यहाँ पर मतदाताओं के नाम बढ़ा दिए गए माफ़ कीजिएगा, वो भी नई दिल्ली। और जैसा आपने कहा कि भई वहाँ पर वो ये सामान बाँट रहे हैं, वो भी नई दिल्ली। बाकी विधानसभा क्षेत्रों की वो बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी नींद उड़ी हुई है। और जैसे-जैसे मतदान की तिथि करीब आएगी, उनका दिन का चैन भी उड़ेगा क्योंकि वहाँ पर उनको मुकाबला सिर्फ बीजेपी ही अच्छा प्रदर्शन करती नहीं दिख रही है, कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। स्लम एरिया जो हैं, जहाँ पर कि आम आदमी पार्टी का एक तरह से कब्जा हुआ करता था, वहाँ पर कांग्रेस अपना पुराना जो पैठ है उसको बनाती फिर से दिख रही है। तो इसलिए भी अरविंद केजरीवाल परेशान हैं। बहुत सारे वहाँ पर निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए हैं। हालाँकि स्थिति 21 तारीख तक ज़्यादा साफ होगी, तब पता लगेगा कि कौन-कौन लोग मैदान में रह गए स्क्रूटनी के बाद। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार का जो चुनाव है, वो राजनीतिक रूप से जीवन मरण का प्रश्न है क्योंकि राजनीति यहीं खत्म हो सकती है या राजनीति यहाँ से और आगे बढ़ सकती है। और ये जो चुनाव है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस बार बड़ी संख्या में टिकट भी काटे हैं, तो जिनके टिकट कटे हैं वो घर बैठ गए हैं। उनको उन्होंने अपने समर्थकों को निर्देश दिया है कि आपको पार्टी के लिए काम नहीं करना है, आप दूसरे दल में नहीं जाना चाहते हैं तो आप, लेकिन आप मूक दर्शक बने रहें, बैठे रहें। और अरविंद केजरीवाल को ये बताना है इस बार कि हमारे टिकट काटने का क्या नतीजा हो सकता है। इस तरीके की हमारे जिनके टिकट कटे, हमारी उनसे बातचीत हुई, उनके आधार पर हम कह रहे हैं ये बात। तो आम आदमी पार्टी के अंदर भीतरघात है। अरविंद केजरीवाल को चुनौती सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस या जो निर्दलीय वही नहीं दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को चुनौती इस बार घर से मिल रही है। आतिशी ने भले ही एक और कुर्सी लगा ली थी वहाँ पर सीएम की, कि सीएम मैं तो सिर्फ केयर टेकर हूँ, लेकिन वो कुर्सी भी अगले दिन उन्होंने हटा दी। आतिशी को भी लगता है कि ये जो पार्टी मैंने जो जिस तरीके से 2-3 महीने कामकाज चलाया है, और उपराज्यपाल ने भी मेरे कामकाज की तारीफ की है कि एक सक्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली हैं। तो उनको भी लगता है कि ये जो अगर अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं और अगर मैं ही जीतती हूँ और हमारी ही सरकार बनती है, तो फिर से 5 साल का मुझे कार्यकाल मिल सकता है। तो ये जो अभी भीतरी संघर्ष वहाँ पर शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने ये सोचा था कि आतिशी को सीएम बना देंगे, वो ज़्यादा उनके उनको आगे करके नहीं जाएंगी, लेकिन आतिशी की महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी है। वो चाहती हैं कि उनको 5 साल वाली कुर्सी मिले, उनको केयर टेकर सीएम नहीं बनना है। और उन्होंने, अगर हम देखें जो उनका कामकाज है 2-3 महीने का, तो उन्होंने काम करके दिखाने की कोशिश की है। हालांकि उनके पास बहुत समय नहीं था, बहुत उनके पास अधिकार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया है। जो अरविंद केजरीवाल पिछले 9.5 साल में नहीं कर पाए थे, वो आतिशी ने उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो एक भीतरी संघर्ष शुरू हो गया है। जो मनीष सिसोदिया हैं, उनको भी लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं और आतिशी अगर दोबारा जीत जाती हैं, तो कहीं यही ना सीएम बन जाए, मैं भी कहीं अगर विधानसभा पहुंच जाता हूं तो मुझे भी सीएम बनने का अवसर मिले। तो सबकी महत्वाकांक्षाएं इस बार, ठीक है कि घोषित रूप से अरविंद केजरीवाल सीएम कैंडिडेट हैं, लेकिन अघोषित रूप से आम आदमी पार्टी में बहुत सारे सीएम कैंडिडेट हैं। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की पाबंदियां तो अभी भी लागू है बिल्कुल, ना। पाबंदियां अभी भी हैं। अगर दोबारा से इनकी सरकार बनती है, तो वो वापिस मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, वो फिर से साइन नहीं कर सकते, वो तमाम बंदिशें इनके ऊपर लागू रहेंगी। तो आम आदमी पार्टी में एक दूसरे को निपटाने का जो खेल चल रहा है, वो दूसरे दलों की संभावनाओं को बढ़ा रहा है। आम आदमी पार्टी बार-बार कह रही है कि कांग्रेस जीरो पे साबित होगी इस बार। हो सकता है कि कांग्रेस खाता खोल ले, इस तरीके के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। हमारी बात हो रही थी अभी कांग्रेस का जब मुख्यालय का उद्घाटन हुआ पंजाब के कांग्रेस नेताओं से, उन्होंने कहा कि 15 दिन कांग्रेस के सारे बड़े पंजाब के नेता, कांग्रेस के जो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वो दिल्ली में डेरा डालेंगे, घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से पंजाब की सरकार, जो यहाँ पर दिल्ली में कह रही है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार ने ये दे दिया, वो दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब छलावा है, वो सब झूठ है। यहाँ पर लोगों को बताया जाएगा पंजाब कांग्रेस 15 दिन डेरा डालने वाली है दिल्ली में। तो अभी मैं वही कह रहा हूँ, स्क्रूटनी जब हो जाएगी, उसके बाद जब स्थिति साफ हो जाएगी, कौन कौन लोग मैदान में हैं,
उसके बाद असली खेल देखने को दिल्ली में मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, नौटंकी है, ये जो मुझे लगता है कि वो जितना ज़्यादा इस समय चिल्ला रहे हैं, जितना ज़्यादा वो दिखा रहे हैं, उसमें उनकी खींच साफ नज़र आ रही है। अरविंद केजरीवाल 5 साल पहले के आप देखिए चुनाव के समय एक कॉन्फिडेंट मुस्कान रहती थी चेहरे पे, अभी वो परेशान है, उनके माथे पर लकीरें पड़ी हुई हैं, वो एक्टिंग भी नहीं कर पा एक्टिंग भी रहे नहीं हैं। कर पा रहे हैं, वो परेशान है, उनके माथे पर लकीरें हैं, वो सिर्फ चिंता में है, ऐसे ऐसे करके बात कर रहे हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास उनके चेहरे पर नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जमीन खिसक चुकी है। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ था, आपको अगर याद हो तो? सुषमा स्वराज आई थी, जी ऐसे ही आई थी जी बिल्कुल और फिर चुनाव हार गई। बिल्कुल चुनाव हार गए थे। लास्ट मोमेंट पे सुषमा जी को लाया गया था, जब हाँ। साहिब सिंह वर्मा को हटाया गया था, उस समय बीजेपी ने हटाया था और नाराजगी थी उस सरकार के खिलाफ, ऐसा बीजेपी को लगा। और कुछ उस समय जो चुनाव थे, उसके जो निकाय चुनाव वगैरह थे, उसके परिणाम अच्छे नहीं आए थे। प्लस में प्याज वगैरह महंगी हो गई थी, महंगाई बढ़ रही थी दिल्ली में। और एक जो यहाँ पर प्रभावी पंजाबी जो समुदाय है, उसके मन में ये आ रहा था कि मदन लाल खुराना ने साहिब सिंह वर्मा को ये कुर्सी इसलिए सौंपी थी क्योंकि उनके ऊपर हवाला कांड का आरोप लगा था। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक मैं सीएम कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो अब जब वो क्लीन चिट मिल गई है उनको, तो ये कुर्सी वापस सौंपनी चाहिए। तो पंजाबी जो बहुतायत है जो दिल्ली में, वो नाराजगी का डर था, इसलिए सुषमा जी को लाया गया था वहाँ पे साहिब सिंह वर्मा को हटाकर। लेकिन वो दांव नहीं कामयाब हुआ। शीला दीक्षित के नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस ने उस समय की सरकार के खिलाफ एक नाराजगी को भुनाया था, उसने कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाया था। आपने तो पूरा डिटेल बता दिया, लेकिन मेरा बस कहने का मतलब ये था कि दिल्ली में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, मुख्यमंत्री महिला रही हैं। हाँ, मुख्यमंत्री महिला रही हैं जी। और एक इसमें एक चीज़ और थी कि ये जो सत्ता परिवर्तन दिल्ली में आपने सही, एक ये भी एक संयोग वाली बात जो आपने बताई है। तो हो सकता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाए, और दिल्ली में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो हमारी आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि दिल्ली में अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो आम आदमी पार्टी को एमसीडी में भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पार्षद भी सारे भाग जाएंगे। कई काउंसलर आरोप लगा रहे हैं कि जी। हमने काम क्या किया, मैं क्या बताऊं कि हमने ये काम किया है। जी, तो वो एक दिक्कत आम आदमी पार्टी के समक्ष बहुत बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि आसन्न, उसके बिल्कुल निकट है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए करो या मरो वाला चुनाव है। लेकिन जनता इस बार घोषणा पत्र में दी गई बातों से ज़्यादा ये देख रही है कि भैया आपके रिपोर्ट कार्ड में क्या है। रिपोर्ट कार्ड में क्या है, लेकिन रेवड़ी कार्ड भी तो एक आ गया सर। हाँ, रेवड़ी जो बीजेपी कहते थे कि रेवड़ी है, जी मुफ्त की चीजें, खुद प्रधानमंत्री कहते थे, और प्रधानमंत्री का कहना मतलब बीजेपी का कहना। जी वो बीजेपी 2500 दे रही है, मुफ्त सिलेंडर की 500 रुपए के सिलेंडर की बात कर रही है, जी बिजली पानी जो योजनाएं चल रही हैं वो चलने की बात कर रही है। क्यों? जी, वो इसलिए कि बीजेपी को कंपटीशन का मार्केट है। भाई मार्केट में कंपटीशन है। और बीजेपी ने 2 बार से नियंत्रण रखा अपने ऊपर कि हमको ऐसा नहीं करेंगे हम दिल्ली में, लेकिन चुनाव हार रहे हैं वो लगातार। बीजेपी को इस बार ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये अन्य राज्यों में भी चल रहा है। और खास बात ये है कि आप देखिए कि दिल्ली में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने के लिए खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, जो कि ऐसा होता नहीं है। दिल्ली में बीजेपी का घोषणा पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जारी करते। पिछली बार नितिन गडकरी ने किया था, उससे पहले अरुण जेटली ने किया था। तो ये घोषणा पत्र जारी करने आए हैं, यानी कि बीजेपी बहुत इस बार के चुनाव को गंभीरता के साथ ले रही है। और ये जो फ्री की जो रेवड़ियां हैं, ये वाकई में एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा कष्टदायक है कि सरकारी खजाने में आम आदमी टैक्स जमा करा रहा है किसी तरीके से। आप और हम सब जानते हैं जब टैक्स पेयर हैं कि इतनी बड़ा जब अमाउंट टैक्स में जाता है तो हमको भी लगता है कि लेकिन ठीक है कि चलो राष्ट्र निर्माण में एक चीज मैं उपयोग हो रहा आपको है। यहाँ बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर मैं कम से कम 10 विधानसभा क्षेत्रों में गया। वहाँ मिडिल क्लास से बात करो तो उनकी शिकायत एक ही रहती है कि भैया हम टैक्स भर रहे हैं जी और दूसरों को फ्री मिलता है, जी हमें कोई सुविधा नहीं मिलती जी है, कचरा लगा हुआ है, जी हम भी उन्हीं लोगों की तरह परेशानियों का सामना करते हैं, हम टैक्स देते हैं जी और सुविधा हमें कुछ नहीं मिल रही है। बिल्कुल सुविधा कुछ नहीं है। और दूसरा, दिल्ली के मतदाताओं पर अब देश की नज़र इसलिए भी है कि अंकित जी, एक आंकड़ा अभी हाल ही में आया था कि दिल्ली में जो प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है। यानी कि दिल्ली के मतदाताओं की जो आय है वो देश में सर्वाधिक है। दिल्ली में महंगाई का जो आंकड़ा है वो सबसे कम जो महंगाई है झारखंड में, उसके बाद दिल्ली में है। ये भी ताज़ा आंकड़ा, दिसंबर का आंकड़ा बता रहा हूँ आपको मैं। तो आपकी आमदनी ज़्यादा है, महंगाई यहाँ कम है, फिर भी हमको सब कुछ फ्री में चाहिए। ऐसा क्यों? ये दिल्ली के मतदाताओं को जवाब देना पड़ेगा। देश के जो मतदाता हैं वो देख रहे हैं कि
दिल्ली वालों को सब कुछ फ्री में क्यों चाहिए? हमको सब कुछ फ्री में चाहिए, पानी बिजली फ्री में ले लेंगे, लेकिन अपनी शहर की सड़कों को गड्ढा युक्त बनाए रखेंगे। हम पानी बिजली फ्री ले लेंगे, लेकिन हम जो बुजुर्गों को जो सांस वाली परेशानी होती है वो हम बच्चों को भी लगा देंगे, क्योंकि प्रदूषण का स्तर इतना हो जाएगा। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल हिंदू हिंदू करते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं, लेकिन यही वो ऐसे एकमात्र हिंदू नेता हैं जिनके कार्यकाल में हिंदू दिवाली पर पटाखे नहीं चला पाते। तो ये आप इनकी कोई भी योजना देख लीजिए, उस योजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घोटाला है। आपको दारू की एक बोतल फ्री में दे दी, लेकिन वहाँ 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया। तो आप किसी भी योजना में देख लीजिए, हर योजना में घोटाला है। तो ये दिल्ली के मतदाताओं पर इस बार देश की नज़र है, क्या फैसला करेंगे दिल्ली के मतदाता? बिल्कुल, और फैसलों पर ही सबकी निगाहें रहने वाली हैं। तो फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।